Good afternoon. Yes, ma'am. I'm Sashi from Chennai. Okay, I'm working in Hindustan International School. Okay, as a Hindi HOD. Okay, अभी हमारे सामने रेणु सक्सेना मैम है, उनके बारे में मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ। रेणु सक्सेना मैम MA दर्शन शास्त्र और हिंदी में दोनों में ही उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। She is a MA BEd and 27 years experience holder. And she is working D Patil International School. Okay, स्कूल में हिंदी विभाग अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। आपको साहित्य रत्न और उर्वशी बहन जयंती लाल सूरती सम्मान से सम्मानित किया गया है और IBDP परीक्षक और बोर्ड के साथ कार्यरत है। सो रेणु मैम, आपका स्वागत है और सभी शिक्षकगण का स्वागत है। और आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप इस सेशन में मैम से पूछ सकती हैं। वेलकम मैम। सभी मेरे शिक्षक मित्रों को नमस्कार। गीता दुबे, वेलकम। अच्छा, मैं यहाँ से बात अपनी शुरू करती हूँ। आई थिंक आप में से हर एक करीबन 1 साल से तो आप पढ़ा ही रहे होंगे। आज का हमने ये सेशन रखा था एक चर्चा सत्र के रूप में, ताकि हम अपने शिक्षक मित्रों के साथ इस बारे में बात कर सकें। जो मैंने चर्चा के, आप देख पा रहे होंगे इस समय PPT। हेलो, यस मैम। हाँ, देख पा रहे हैं ना? हाँ जी। इसमें एक्चुअली इस चर्चा सत्र में मेरा ऐसा सोचना था कि आपको, जो शिक्षक अभी इस क्षेत्र में नए हैं और उनको जो परेशानियां हो रही हैं, उस बारे में जरूर बात की जाए। तो पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी मुझे लगता है ये आप सभी को होगी। प्रश्न पत्र का क्या प्रारूप होता है, ये अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। हल करते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, समय नियोजन आप कैसे करें, श्रवण कुशलता आप अपनी कैसे बढ़ाएं, और सबसे बड़ी बात कि आपके बच्चे और हमारे बच्चे अधिकतम अंक कैसे प्राप्त। इसके लिए सामान्य गलतियों पर हमें विशेष ध्यान रखना होगा। इस बारे में भी मैं आपको कुछ चीजें सुझाऊंगी। और उसके बाद आपके जो भी प्रश्न रह जाते हैं, मुझे लगता है इन विचार बिंदुओं पर बात करते करते आपकी काफी प्रश्न अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई नहीं होता है तो आप अपना प्रश्न पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगी और आपको उपाय भी सुझाऊंगी। सबसे पहले हम प्रश्न पत्र प्रारूप के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आई थिंक पाठ्यक्रम से तो आप सभी वाकिफ हैं कि पाठ्यक्रम का आधार क्या है। क्योंकि हमारे यहाँ हम रटने पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि IGCSE सिलेबस में स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो हम स्किल डेवलपमेंट का अपने पूरे पाठ्यक्रम के दौरान ध्यान रखेंगे, ताकि बच्चे में वो कुशलता जागृत हो जाए और वो पूछे गए सवालों का जवाब अपने शब्दों में लिख पाए। आप सब, एक बार मैं स्टॉप कर रही हूं और ये जानना चाहूंगी कि आप सभी मेरी कही हुई बातों को समझ पा रहे हैं। अगर नहीं समझ पाते हैं जहां पर भी, तो कृपया अपने ऑडियो अनम्यूट करें और प्रश्न पूछें। प्रश्न अगर आपका लंबा है, मतलब यहाँ पर है कि जो मैं विषय वस्तु समझा रही हूँ, यदि अब वहां पर आपको दिक्कत है तो कम से कम आप संवाद के माध्यम से मुझसे जुड़े जरूर रहिए। हाँ हूं या किसी तरह से अपना थंब दिखाकर, और कहीं नहीं समझ में आ रही है तो मुझे जरूर बताइए। मैं आगे बढ़ती हूँ इसी को साथ लेके। ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जिन्हें हम शायद दोहरा लेंगे तो हम फायदे में रहेंगे। सबसे पहले मैंने ये बात बता दी कि IGCSE पाठ्यक्रम जो है वो स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा जोर देता है। आपको पता है कि हमारे प्रश्न पत्र में ये उसका प्रारूप है जो मैं अब बात करने जा रही हूं, कि अपठित गद्यांश होता है पहला वाला, जो 8 नंबर का पूछा जाएगा। दूसरा वाला
9 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें बहुवैकल्पिक प्रश्न होते हैं। अगर आप इन सबको इनका एक बार प्रारूप समझ लें और समय निश्चित कर लें, तो यकीनन छात्रों को ये करने में बड़ी सुविधा हो जाती है और उनकी इस बहाने गति भी बढ़ती है। क्योंकि कई बार मेरे पास ये शिकायत आती है कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करने के लिए समय नहीं मिला। यहाँ पर कुछ लोगों ने पूछा भी था मुझसे कि जो प्रश्न नंबर 1 है, उसमें प्रायः सभी प्रश्न क्या, क्यों और कब पर आधारित होते हैं, तो क्या पूरे वाक्य में उत्तर लिखना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। आप चाहें तो मुख्य वाक्यांश लिखकर अपना उत्तर पूरा कर सकते हैं। यानी कि आपका उत्तर एक फ्रेज में भी हो सकता है। कहीं कहीं पर अगर उत्तर एक शब्द में है तो वो भी आप लिख सकते हैं, वहां आपको पूरा अंक दिया जाए। क्योंकि इस प्रश्न में बड़े आराम से पूरे अंक पाए जा सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो एक शब्द आप लिख रहे हैं या जो फ्रेज लिख रहे हैं, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी एक और बहुत जरूरी बात है, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा कि कई बार प्रश्न के 2 भाग होते हैं, तो आपका उत्तर भी 2 भाग में ही होना चाहिए। आप पहले भाग का उत्तर लिख के कॉमा करें, फिर दूसरे भाग का उत्तर लिखें। अगर आप आधा उत्तर लिखते हैं, यानी कि आपके छात्र आधा उत्तर लिखते हैं, तो फिर वो अंक के अधिकारी नहीं होंगे। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखिए। ये बात आप समझ रहे हैं कि अगर प्रश्न 2 भाग में है तो आपको उत्तर भी 2 भागों में ही लिखना है। क्योंकि हमारे यहाँ आधे अंक का रिवाज नहीं है, इसलिए हम फिर 1/2 तो देते ही नहीं, हम फिर सीधे 0 देते हैं। ओके। दूसरा जो बहुवैकल्पिक प्रश्न है, जिसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि आप पैराग्राफ नंबर ABCD किसमें से ये वाला कथन लिया गया है, वहां पर आप बस कथन को देखते समय पैराग्राफ का ABCD बहुत ध्यान रखें, ध्यान से देखें ए में आया है या बी में आया है, और इस वाले प्रश्न में छात्र बड़े अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बस इसको 10 से 15 मिनट का समय दें, यानी 10 से 15 मिनट के समय में आप पाठांश पूरा पढ़ लें और प्रश्न पढ़ लें। इसको करने की एक मैं आपको तरकीब बताती हूँ कि आप पहले 2 प्रश्न पढ़ लीजिए, फिर पाठांश पढ़ना शुरू कीजिए। तो आप देखेंगे पढ़ते पढ़ते 1 या 2 प्रश्न तो आपके सॉल्व हो गए, और जैसे ही आपके सॉल्व हो जाए सिर्फ फिर 2 प्रश्न और पढ़ लीजिए, तो आपको पाठांश दूसरी बार पढ़ने की जरूरत कम महसूस होगी। क्योंकि आपकी पहली बार में ही 9 में से कम 5 या 6 प्रश्न तो सॉल्व हो ही जाते हैं। इसलिए बच्चों को ऐसे इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि पहले प्रश्न पढ़ लो, फिर पाठांश पढ़ो। और ये वाला तरीका आप सभी पाठांश और प्रश्नों के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे वाले प्रश्न में, जिसमें टिप्पणी लेखन की बात की जाती है, वहां पर आपको 2 या 3 शीर्षक दिए होते हैं, 9 अंक के लिए पूछा जाता है और उसके अगेंस्ट आपको संक्षिप्त उत्तर लिखने होते हैं। वहां पर भी आप ये कोशिश करें कि 15 से 20 मिनट में ये पूरा हो जाना चाहिए। और लिखते समय आप शब्दों के सही रूप का प्रयोग करें, क्योंकि मुख्य शब्द तो आपको वहां पर मिल रहे हैं पाठांश में। आपको शॉर्ट नोट्स, जब वो शॉर्ट नोट्स कहता है तो आपको बिंदु भी शॉर्ट ही रखनी है। आप पूरे पूरे वाक्य में लिखें जरूरी नहीं। तो आप शीर्षक के अगेंस्ट 2 या 3 जैसे भी पॉइंट्स पूछे गए हैं उनको लिखिए। बस लिखते समय शुद्ध वर्तनी का जरूर ध्यान रखिएगा। आगे मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि जब हम जांच करते हैं, यानी कि जब आपके बच्चों की कॉपियां आपके एग्जामिनर भाई के पास जाती हैं, तो वो जांच करते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं, वो भी मैं आपको सुझाऊंगी, ताकि आप अपने छात्रों को उसके अनुरूप निर्देश दे सकें। चौथा वाला प्रश्न सारांश लेखन का होता है, और वो प्रश्न नंबर 3 में जो पाठांश दिया गया है उसी पर आधारित होता है। तो यहां मैं एक बात जरूर कहूंगी कि प्रश्न नंबर 3 करते समय जब आप टिप्पणियां लिख लें, तो उसके बाद फटाफट पाठांश में से वो लाइनें भी अंडरलाइन कर लें जिनको आप अपने सारांश में शामिल करना चाहते हैं। क्योंकि सारांश आपको 100 शब्दों में लिखना है, टिप्पणी में तो आपने सिर्फ छोटे छोटे फ्रेजेस या छोटे छोटे पॉइंट लिखे। फायदा ये होता है कि अब अगर आपने एक बार ये तय कर लिया कि हमको ये चीजें लिखनी है, इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो कहता है प्रश्न अपने शब्दों में लिखें।
पाठ से नहीं उतारना। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे पाठ से सेंटेंसेस उतार के सारांश लिख देते हैं उनको अंक कम मिलते हैं। इसलिए आप कोशिश ये करें, शुरू से ही अभ्यास के माध्यम से बच्चों की आदत डालें कि वो पाठ का सार अपने शब्दों में लिखें। और दूसरी बात, शब्द सीमा का भी ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न मुझसे बहुत बार पूछा गया है कि मैम 100 शब्दों में, 100 शब्द तो बहुत थोड़े हो जाते हैं। एक्चुअली ये भी एक आर्ट है लिखना, कि इतने बड़े पैसेज का सार आप 100 शब्दों में लिखें। तो उसमें इंस्ट्रक्शंस होता है कि आपको 6 नंबर जो है वो विषय वस्तु के लिए दिए जा रहे हैं, ओ सॉरी 4 नंबर विषय वस्तु के लिए और 6 नंबर भाषा के लिए। तो आप कोशिश करें जो उसके मेन पॉइंट्स हैं पाठांश के, उनको अंडरलाइन करके रखें। आपको अगर कभी जरूरत होगी तो मैं आपको पूरे 40 मिनट का समय लेके ये समझाऊंगी कि कैसे आप पाठांश से मुख्य वाक्य छांटें और फिर उस मुख्य विषय वस्तु को छोटा करके 100 शब्दों में लाएं, क्योंकि आपकी शब्द सीमा दी गई होती है आपको। वहां पर आप 100 शब्दों से 15 और ज्यादा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य है उनका 100 शब्दों में। तो हम उन शब्दों को जोड़कर जब सेंटेंस बनाते हैं और कारक चिन्ह प्रयोग करते हैं, तो आप देखेंगे कि पैराग्राफ में कितने सारे कारक चिन्ह आ गए, और कारक चिन्हों को तो हम शब्द के रूप में नहीं गिन रहे हैं। तो यहाँ पर आप 115 या 120 तक भी अगर लिख रहे हैं तो वो आपका मान्य है। ये बात समझ में आई आपके? हम आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न नंबर 5 ये लेखन कौशल पर होता है। आपको पता है कि 120 शब्दों में पूछा जाता है। आपके पास कई एक फॉर्मेट दिए गए होते हैं और उनमें से कोई भी फॉर्मेट आपको 120 शब्द में पूछा जाता है। इस प्रश्न को करने के लिए आप प्रश्न को 2 बार पढ़िए, अपनी योजना बनाइए, और उसके लिए मैं आपको 20 मिनट का समय देती हूँ। ये भी देखिएगा कि अगर आप समय नियोजन करके चलेंगे तो छात्र कभी भी ऐसा नहीं स्थिति में फंसेंगे कि उनका कोई प्रश्न छूट जाए या आधा रह जाए, वो अच्छी तरह से उसको लिखकर पूरा न कर पाए। और प्रश्न नंबर 6, चूंकि ये सबसे बड़ा प्रश्न है और 16 नंबर का 200 शब्दों में पूछा जाता है, इसके लिए भी मैं कहूंगी कि आप इसमें 20 से 25 मिनट का समय लें। प्रश्न को 2 बार पढ़ें, संकेत बिंदुओं को बराबर ध्यान रखें, अपनी योजना बनाते समय उसे शामिल करें, और ये भी तय कर लें कि अगर आपको संकेत बिंदुओं में कितने कितने शब्दों में आपको उसको विस्तार देना है। शब्दावली में अगर आप मुहावरों का, लोकोक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं या किसी की कही हुई बात शामिल कर रहे हैं तो ये आपके अंक को बढ़ाए। अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो फिर प्रश्न आप अच्छी तरह से सभी हल कर पाएंगे। ये मैंने कुछ बताए हैं कि चित्रलेखन, अनुच्छेद लेखन, निबंध, रिपोर्ट, भाषण, वाद विवाद, पक्ष या विपक्ष, भाषण, लेख, फिल्म समीक्षा, पुस्तक समीक्षा, साक्षात्कार या संवाद, डायरी, ब्लॉग और तार्किक लेखन। ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो प्रारूप हैं जो आपसे प्रश्न नंबर 5 और 6 के दौरान पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं पेपर नंबर 2 की, यानी कि जो आपका श्रवण कौशल वाला होता है। इसमें भी 4 होते हैं। ये प्रश्न पत्र के बारे में मुझे लगता है प्रारूप आप सभी को पता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें आप प्लीज जरूर देखिए। उसमें क्या है, द्वितीय प्रश्न पत्र आपको श्रवण विषय वस्तु एक तो 2 बार सुनाई जाती है। ये अभ्यास कोशिश कीजिए 15 दिन में एक बार बच्चों के साथ जरूर होना चाहिए। लगभग 35 से 45 मिनट में यह प्रश्न पत्र पूरा करना होता है। परीक्षा हॉल में नियत जगह पर बैठने के साथ ही आप अपना ध्यान परीक्षा की ओर केंद्रित करें। उत्तर पुस्तिका प्राप्त होने के पश्चात उस पर आवश्यक जानकारी सावधानी से भरें, और प्रारंभ होने की घोषणा के साथ जो निर्देश दिए जाते हैं उन्हें ध्यानपूर्वक सुनें और उनका पूरी तरह से पालन करें। रिकॉर्डिंग के प्रारंभ होने से पूर्व जो समय मिलता है उसमें प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लें। आपको निर्देश भी दिया जाता है कि अब आप प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। उस समय अगर आप प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सुनते समय आप आराम से उत्तर समझ जाते हैं और आप फिर लिख भी सकते हैं अपने उत्तरों को दिए गए स्थान पर। ये बात बहुत जरूरी है, प्लीज
मेरे सभी शिक्षक मित्र इसका बहुत ध्यान रखें, क्योंकि जिस समय कॉपियां चेक होने के लिए आती हैं, वो मुझे बच्चों का लिखा हुआ देखकर बहुत तकलीफ होती है। और इसका ये मतलब है कि उस छात्र की अध्यापिका ने उसको इस बारे में ठीक तरह से नहीं बताया। अपने उत्तरों को दिए गए स्थान पर ही लिखें, रेखाओं के बीच में ही लिखें। वहां पर लिखा होता है कि बिटवीन द लाइंस, प्लीज राइट योर आंसर बिटवीन द लाइंस। अगर आप हाशिए के इस दाएं या बाईं तरफ या जो बारकोड दिया है उसके नीचे लिख देते हैं, तो वो उत्तर आपका नहीं गिना जाता है। कई बार बच्चे कहते हैं हमने तो जवाब लिखा था, लेकिन जब वो कॉपी का वो हिस्सा स्कैन होके जाता है तो बारकोड के नीचे वाला हिस्सा नहीं होता है उसमें। तो प्लीज बच्चों को ये बात जरूर बताएं। और हाशिए वाले स्थान पर भी आप कभी आंसर मत लिखिए। आपका यहाँ पर भी उत्तर संक्षेप में हो सकता है, वन वर्ड में हो सकता है, वाक्यांश में भी हो सकता है, लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को समझाएं कि जहां पर डॉट डॉट वाली लाइन दी गई है वहीं पर आपको अपना उत्तर लिखना है, और उसमें पर्याप्त जगह होती है, आराम से उत्तर लिखा जा सकता है। एक यहाँ पर कुछ मुझसे प्रश्न पूछा था। मेरी कही हुई बातें मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे पूरी तरह से। अगर कहीं भी दिक्कत है तो मुझे मुझे जरूर बताएं। एक किसी ने प्रश्न पूछा था मुझसे कि बच्चे पहले पेंसिल से लिखते हैं और फिर उसे इंक आउट करते हैं, और हुआ ये कि इंक आउट करते समय वो बच्चा पूरा इंक आउट नहीं कर पाया, समय पूरा हो गया और कॉपी जमा कर ली गई। अब आपने जो पेंसिल से लिखा उसे हम उत्तर के रूप में नहीं स्वीकार करते। प्लीज, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हमारे बच्चे भी ऐसे ही करते थे, उस साइड में लिख दिया दाएं या बाएं और बारकोड के नीचे। नो, अगर आपने वहां पर रफ वर्क किया तो प्लीज कट विद अ सिंगल लाइन। और कोशिश आपकी हमेशा ये होनी चाहिए कि जो रेखा आपको दी गई है आप उसी पर ही अपना उत्तर लिखेंगे। ठीक है? यहां मैंने एक आपको तालिका बना के दिखाई है कि आप कैसे समय नियोजन करेंगे, क्योंकि जिन बच्चों की और हमारे कुछ शिक्षक मित्रों की शिकायत थी कि मैम हमेशा हमारे बच्चों की स्पीड इतनी नहीं है लिखने की, उनका प्रश्न छूट जाता है, और वो पहला दूसरा तीसरा तक तो आराम से कर लेते हैं, चौथे वाले में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, वहां पर वो फंस जाते हैं और समय काफी निकल जाता है। फिर पांचवा तो कर लिया पर छठा वाला तो प्रायः अधूरा रह जाता। ये स्थिति आप लोगों के साथ भी आती होगी, कई बार हमारे बच्चों की भी लिखने की गति इतनी अच्छी नहीं होती है। इसीलिए मैंने यहाँ पर समय तालिका में समय दिए हैं कि आप 15 मिनट इसमें करें और 15 मिनट इसको दें। अगर आप मान लीजिए यहाँ 13 मिनट में करके 2 मिनट बचा लेते हैं तो अच्छा है, जहां कहीं आपको तकलीफ हो रही है उस प्रश्न में वो 2 मिनट इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कुल 1 घंटा 10 मिनट में आपके पास होता है 2 घंटे का समय। ये मैंने दिया था 1 घंटा, आपको 2 घंटे का समय होता है, तो आप देखें 10 मिनट आपके पास बच जाते हैं और उसमें आप आराम से अपना रिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज मैं जो आपको खास तौर से समझाने वाली थी वो ये, क्योंकि जितने मेरे पास प्रश्न आए उसमें उन्हें सबसे ज्यादा इस बात की चिंता थी कि बच्चों को अंक कहाँ मिलेंगे और कहाँ कटेंगे। ये बात मैं आपको बताऊं, देखिए हमारे पेपर का जो प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, ये तीनों प्रश्न रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग के तहत जांच की जाती है इनकी। इसीलिए मैंने आपको इस स्लाइड में स्पेशली लिखकर बताया कि प्रश्न नंबर 1, 2, 3 की जांच, उनके मूल्यांकन के क्या उद्देश्य है, ये आप ध्यान से समझ लें तो मुझे लगता है कि आप अपने छात्रों को बहुत ही आराम से समझा पाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा अंक कैसे लाए जा सकते हैं। आवश्यक है उन बिंदुओं को जानना समझना जिसके आधार पर हमारे उत्तर का मूल्यांकन किया जाएगा। दिस इज R1 मतलब रीडिंग, R2, R3 और R4। इनको मैं डिटेल में भी आपको बताती हूँ। R1 का मतलब है कि जो भी आपने पाठ्य वस्तु आपको दी गई है उसे पढ़कर समझकर पूछी गई जानकारी का आप उचित चुनाव कर सकते हैं, तभी तो आप लिखेंगे। उसके बाद आपको लिखना भी है, पहले आपको चुनना है
तो यहाँ पर हम रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग आपकी जज कर रहे हैं। ध्यान रखें कि यहाँ पर आपको अपना उत्तर संक्षेप में लिखना है। वाक्य या कई वाक्य उतारकर अगर आप अपना उत्तर लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक नहीं मिल पाएंगे। पूरा का पूरा सेंटेंस बच्चे उतार देते हैं, कई कई बार दो दो सेंटेंस उतार देते हैं। उत्तर उसी के बीच में होता है, लेकिन इसका ये मतलब है कि ना तो आप ठीक तरह से पढ़ के समझ पाए, तभी आपने अपना उत्तर अच्छी तरह से संक्षेप में नहीं लिख पाए। क्योंकि अगर दो वाक्य बच्चा उतार के रख रहा है, इसका मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है उस विषय वस्तु के संदर्भ में। इसलिए आप अच्छी तरह से पढ़ें, समझें और उसमें से कीवर्ड, की वाक्यांश निकालें जो सटीक है, स्पष्ट है, उसको निकालें और उसको लिखें। R2 का मतलब है कि दिए गए पाठांश में वर्णित विचार, मत या सोच या नजरिया, उसको आप ठीक से समझ रहे हैं। और R3 कहता है कि पाठ में, पाठक नहीं, पाठ में यदि दो भिन्न विचारों या मतों का वर्णन है तो आप उनके अंतर को भी समझ रहे हैं और उसे अभिव्यक्त करने में समर्थ हैं। कभी कभी ऐसा होता है उस वाले पैसेज में दो डिफरेंट टाइप के मत दिए होते हैं। R4 कहता है पाठ में निहित अप्रत्यक्ष भाव जैसे लेखक के निहित विचार क्या है, भाव या उद्देश्य क्या है, इन बातों को भी आप पूरी तरह से समझ रहे हैं। टिप्पणी लिखते समय, अपठित गद्यांश से संबंधित उत्तर लिखते समय, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनते समय और टिप्पणी लिखते समय, इसके लिए आपको मूल्यांकन के ये इन 4 उद्देश्यों का ध्यान रखना है। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न संख्या 4, 5 और 6 के लिए। लेखन के मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित उद्देश्य निश्चित किए गए हैं। ये है W1, W2, W3, W4 और 5, यानी राइटिंग। ये जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 है, ये लेखन कौशल आपकी जांच करता है। तो अपने मत को, अपने विचारों को लेखन के माध्यम से स्पष्ट और सही रूप में व्यक्त कर सकते हैं। विचारों के सही संगठन के साथ उन्हें व्यवस्थित क्रम में लिखें, ये आपकी जांच की जाएगी। व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य रचना, सही शब्दों का प्रयोग तथा स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया गया हो। विराम चिन्हों और वर्तनी का शुद्ध और सही प्रयोग। 5वां है पूछी गई लेखन विधा, यहाँ पर कि शब्द गलत प्रिंट हुआ है, विधा के सही प्रारूप, शैली और उद्देश्य को ध्यान में रखकर लेखन कार्य करना। ये आप W1, 2, 3, 4, 5 ये इन बातों का प्रश्न नंबर 4, 5, 6 के लिए ध्यान रखेंगे। इन सब में प्रश्न नंबर 4 जो सार लेखन है, उसमें हम R1, R2 और W1, W2, W3, W4, W5 इन सभी आधारों पर उसकी जांच करते हैं। क्योंकि सार लेखन में जब तक आपकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो फिर आपका लेखन में भी वो सारी कमियां दिखाई देंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई, और अगर ये बात आप अपने बच्चों तक भी पहुंचा पाए तो पक्की तौर पर उनको अच्छे अंक मिलेंगे। कुछ और चीजें हैं जो आप इनका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ये मैंने कुछ वीडियोस ऐसे डाले हैं जो आपके लिए फायदेमंद होंगे। और चूंकि मीटिंग अभी थोड़ी ही देर में समाप्त होने वाली है, तो मैं चाहूंगी अगर आपका कोई प्रश्न है तो जरूर पूछें, और अगर आपके प्रश्न रह जाते हैं तो हम दोबारा सत्र में जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है प्रश्न पूछने के लिए। मुझे उम्मीद थी कि मेरे इस विस्तार से बताने के बीच में आपके काफी सारे जो क्वेरीज हैं, जो प्रश्न हैं, भ्रम हैं या जो परेशानियां हैं वो सॉल्व हो गई होंगी। एक और बात किसी ने पूछी थी स्पेलिंग मिस्टेक्स की। देखिए, जब मैंने अभी वर्तनी की बात की, अगर आप शॉर्ट में आंसर लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो वहां पर आपको जब एक ही शब्द में जवाब लिखना है या फिर एक वाक्यांश मतलब 3 से 4 शब्द और शब्द पाठ में दिया गया है, तो पहली बात तो आप गलत क्यों लिखेंगे? आप पाठांश पाठ से देख के लिख सकते हैं। और अगर फिर भी आप गलत लिख रहे हैं और बहुत छोटी सी गलती है, जैसे एक बच्चे ने संकेत को लिख दिया सकेता, वहां मैंने नंबर काटे। अगर वो बिंदी की गलती करता तो मैं मानती कि भाई चलो बिंदी लगाना भूल गया। असल में जब एक शब्द में आंसर देने की बात आए और हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि बच्चा अब लिखना क्या चाहता है,
तो वहां पर पूरे अंक काटिए। और मैं तो चाहूंगी कि आप थोड़ा सा इस मामले में सख्ती बरतें ताकि आपके बच्चों को फाइनल एग्जाम में अच्छे नंबर मिले, क्योंकि यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है, हमारे आधे नंबर का रिवाज नहीं है, तो हम पूरा ही नंबर काट लेते हैं। इसलिए, और गलती वो किस तरह की है, कई बार लिसनिंग के पेपर में मैं ये कहूंगी कि अगर हमें ये बात समझ में आ रहा है कि बच्चा क्या लिखना चाहता है, भले ही उसने वर्ड लिखने में कोई छोटी मोटी गलती की हो, अगर वो उसका सही उत्तर हम तक कन्वे हो रहा है तो हम उसको नंबर देते हैं, क्योंकि वो लिसनिंग का एग्जाम है। बच्चे ने सही सुना है और लिखा भी है, उसमें छोटी मोटी गलती को इग्नोर किया जा सकता है। तो प्लीज मैं चाहूंगी कक्षा में आप सख्ती बरतना शुरू करें ताकि आपके बच्चे अच्छी स्थिति में हो जाएं, अभ्यास करके इतने तैयार हो जाएं कि 100% अंक ले सकें। मैं बहुत खुश होंगी कि हमारे सभी अध्यापक मित्रों के बच्चों को अच्छे अंक प्राप्त हो। जी मैम, ये प्रश्न मैंने ही पूछे थे क्योंकि मेरे यहाँ पे होता है। वैसे गोवा में हिंदी में बहुत, मतलब मुझे परेशानी बहुत होती ज्यादा है। परेशानी, मतलब तैयार करने पड़ते हैं बच्चों की, अरे आईजीएससी में हिंदी ले लो करके। ओह, मतलब इस हद तक जबरदस्त। दिक्कत होती है। जी, गोवा में बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अच्छा, मैं लिंक 2 भेज रही हूँ, आपके ग्रुप पे ही भेज रही हूँ। जी मैम। आप चाहें तो उससे ज्वाइन कर लें, और अगर आप लोगों के कोई सवाल ऐसे रह गए हैं तो मैं उनके बारे में जरूर बात करूंगी। जी मैम। मैं ग्रुप पे डाल रही हूँ लिंक। देखिए, मैंने लिंक भेज दिया है। जी, धन्यवाद मैम। हम्म बहुत बहुत मतलब अच्छा रहा और बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए। बहुत मददगार साबित हुआ है आपका ये वर्कशॉप। और कोई आपकी ऐसी परेशानी या कहीं प्रारूप में, या आप कभी ऐसा चाहते हैं, जैसे एक दो टीचर्स ने मुझसे कहा था कि मैम एक सैंपल बना के दे दीजिए, तो मैं कई बार कोशिश करती हूँ कि जब भी वीडियो बना रही हूँ तो फिर सैंपल भी दे ही दिया जाए, ताकि मैम एक जो हमारे सॉरी नए आप। शिक्षक मित्र हैं उनको सहायता हो जाए। जी मैम, और एक मुझे पूछना था कि हम पत्र में भवदीय लिखते हैं और हाँ, कभी कभी बच्चे आपका विश्वासु, आपका आज्ञाकारी ऐसे लिखते हैं, तो भवदीय ज्यादा सही रहेगा या क्या होगा? देखिए, औपचारिक पत्रों में हम भवदीय लिखते हैं, ओके। क्योंकि आपका विश्वास पात्र ये हम तब लिखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, जी जी है जी। ना, देखिए तब पहचान हम वाले एक हैं दूसरे मतलब। को जानते भी हैं, तो हम जी तब हम ये वाला अ, आपका विश्वास पात्र, आपका आज्ञाकारी, इस तरह के प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम संपादक या किसी कंपनी के अध्यक्ष को, मैनेजर को कुछ ऐसा लिख रहे हैं, तो वहां तो हमारी उससे कोई जान पहचान नहीं है, तो जान बेस्ट पहचान है है। कि आप उसमें भवदीय जी। ही लिखें। और और एक था कि मेरे छात्रों ने ही पूछा था कि हम लोग बहुत बार आदरणीय, महोदय ऐसा प्रयोग करते हैं शब्द, तो आदरणीय करे या महोदय करे? देखिए, यहाँ भी वही बात है, बच्चे ने जी डिबेट में कुछ और लोग ज्वाइन करना चाह रहे थे, मैं जरा इनको भी स्वागत करती हूँ, आइए। देखिए, अगर हम प्रधानाचार्य के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो हम महोदया जी। लिखेंगे, ओके। आदरणीय भी लिख सकते हैं। जी नो सॉरी, अगर आप प्रिंसिपल के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि आदरणीय। आप आदरणीय लिखिए। आप जी। निर्णायक गण के लिए अगर संबोधन चाहते हैं तो वहां पर माननीय, ओके। सम्माननीय। और एक और ओके। बात यहाँ पर ध्यान रखिए कि आप प्रिंसिपल के लिए जो संबोधन यूज कर रहे हैं वो आप उससे अलग हटके निर्णायक गण के लिए कीजिए। पहली बात तो इसमें रिपीटिशन नहीं हुई, तो आपकी जी शब्दावली हमें पता चला कि भाई आपको और बहुत सारे शब्द आते हैं। तो हमने जी एक जी जगह कहा आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, सम्माननीय निर्णायक गण, जी है ना, तो ये लगा जी कि
हमको वो 2 शब्द इस संदर्भ में भी पता है। हमने ये दिखा दिया कि हमारी वोकेबुलरी इज क्वाइट गुड, अच्छी है। तो कभी भी शब्दों का रिपीटिशन तो बिल्कुल मत होने दीजिए। वो खुद भी आप देखेंगे कि पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, है ना? जी जी, और एक गलती मैंने की है, मतलब नोटिस की है, और मैं बता बता के थक चुकी हूँ, लेकिन बच्चे वही करते कि पत्र लेखन में अगर अनौपचारिक हम लोग कर रहे हैं तो पहले भी वो बड़ों को, मतलब आपके घर के परिवार के सदस्य कैसे, ये पहले अनुच्छेद में भी करते हैं और लास्ट के अनुच्छेद में भी करते हैं। देखो, लास्ट वाले में आप उनको यथा योग्य प्रणाम लिखवाइए, जी जी, है ना? बिल्कुल। पहले वाले में आपने कुशल क्षेम पूछ लिए, वो ठीक है, जी एक सेंटेंस हम बच्चों को रटा देते हैं कि मैं आशा करता जी हूं कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे, है ना? वो जी अच्छी बात है। लेकिन अंत में आप जी माता जी को प्रणाम, छोटे भाई को स्नेह, बहन को प्यार, इस तरह के वाक्य लिखवाइए। 2 जी, बार उस चीज को रिपीट करने से देखो क्या नुकसान हुआ, मैं आपको बताऊं। आपको लिमिट दी हुई होती है हर प्रश्न के साथ, बिल्कुल बिल्कुल। 120 शब्द में, तो आपने वो रिपीट लिख दिया, तो हम उसको जी तो इग्नोर करेंगे क्योंकि हमने एक बार जी ऊपर पढ़ लिया। अब जी ये छात्र की ये मजबूरी है कि उसने रिपीट कर दिया, तो शब्द तो खत्म हो गए, तो अब वो बाकी के कैसे और बातें कैसे लिखेगा? और मेरा ऐसा मानना है